हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास सेवेंथ की सोशल साइंस की वर्कशीट करने जा रहे हैं, यानी कि एसएसटी की ये वर्कशीट है आपकी। ये आपकी वर्कशीट नंबर 26 है और इसकी डेट है 29 अक्टूबर 2021। ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखना, यहाँ पर आप अपने क्लास टीचर का नाम लिखना जो आपको एसएसटी पढ़ाते हैं। ठीक है, तो बच्चे आज भी हम अपना मुगल एम्पायर ही पढ़ेंगे वर्कशीट में। जैसा कि आपको पता है, हमने प्रीवियस वर्कशीट में क्या पढ़ा था। प्रीवियस वर्कशीट में हमने मुगल एम्पायर के जो बड़े बड़े एम्पायर्स थे, किंग्स थे, उनके बारे में पढ़ा था। अभी तक हम किसके किसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, अकबर का बेटा जहांगीर और जहांगीर के बेटे शाहजहां और शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कि जो मुगल एम्पायर था वो कैसे काम करता था और मुगल एम्पायर पूरे इंडिया में फैला तो फैला कैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसने वर्कशीट को। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए कि आपकी बुक्स में क्या क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम इसको एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, जब बाबर इंडिया में आता है तो उन्होंने सिर्फ इंडिया के थोड़े से एरिया में ही क्या करा था, अपना मतलब कब्जा जमाया था। कौन कौन से एरिया थे वो? दिल्ली और आगरा थे। ठीक है, अब धीरे धीरे जो उनके हुमायूं आता है, फिर अकबर आता है। अकबर के टाइम पे तो पूरा इंडिया का मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारा एरिया जो है वो कवर हो जाता है मुगल एम्पायर के अंदर में। ठीक है, तो मुगलों ने सबसे पहले उनके अगेंस्ट में कैंपेन स्टार्ट किए जो मुगलों के जो थे अगेंस्ट में थे। ठीक है, उसके विरोधी थे। ठीक है, बाद में जब मुगल एम्पायर बहुत ही स्ट्रांग हो गया तो आसपास के जो छोटे मोटे राजा थे ना, उन्होंने खुद ही इन लोगों को जो है, उन लोगों की जो शक्ति थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन लोगों की पावर को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, और मतलब मना ही नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि अगर हम इनका विरोध करेंगे तो ये, हम तो छोटे से हैं, ये हमारे को मार के मतलब मार देंगे। तो अपनी जान देने से अच्छा है कि हम किसी का जो है सेवक बन के रह लें या किसी के अंडर में रह के काम कर लें। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग में जब मुगल एम्पायर एक्सपेंड टू एनकम्पास डिफरेंट रीजन, द मुगल रिक्रूट डाइवर्स बॉडीज ऑफ पीपल। अब देखो, अब स्टार्टिंग में जब इंडिया में मुगल एम्पायर आता है तो स्टार्टिंग में तो सिर्फ टर्किश पीपल जो है वो उनके नोबल होते हैं। लेकिन हम धीरे धीरे पूरे इंडिया में जब वो फैल रहे हैं तो उन्होंने किस किस को अपने राज दरबार में शामिल करना शुरू कर दिया अपने कोर्ट में। दे इंक्लूड ईरानीज, मतलब ईरान के लोग, इंडियन मुस्लिम्स, अफगान्स, राजपूत, मराठास एंड अदर ग्रुप। ठीक है, अब ये लोग भी राजा के दरबार में शामिल होने लगे। दोज हु ज्वाइन मुगल सर्विसेज, मतलब मुगल एम्पायर में जो भी अपनी सर्विस देता था उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो मतलब जो भी मुगल एम्पायर के लिए काम करेगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा मनसब। ओके स्टूडेंट, द टर्म मनसबदार रेफर्स टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब। मनसबदार बोला जाता था उन्हें। ठीक है, और मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार वो लोग होते थे जिनके पास एक मनसब होता था। और मनसब का मतलब होता है पोजीशन, कि राज दरबार में उनकी क्या पोजीशन होगी, और जिसकी जितनी ज़्यादा पोजीशन होगी वो राजा के उतने ही नियर बैठेगा। मान लो यहाँ पे राजा बैठे हैं तो यहाँ पर उनका मंत्री बैठेगा ना, जो उनका मेन मंत्री होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उससे थोड़ी सी और कम पोस्ट वाला बैठेगा। ठीक है, फिर उससे और कम पोस्ट वाला बैठेगा। ऐसे करते करते राजा के जो जितना पास होगा उसकी पोजीशन उतनी ही बड़ी होगी, उसका उसका मनसब उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेडिंग सिस्टम यूज बाय द मुगल्स टू फिक्स अ रैंक, सैलरी, मिलिट्री। अब देखो ये मनसबदार जो है ना, ये पूरा सिस्टम हुआ करता था जो डिसाइड करता था कि एक जो इंसान है उसकी क्या पोजीशन होगी राज दरबार में, क्या रैंक होगी, क्या सैलरी होगी, उसके पास कितनी मिलिट्री होगी। ठीक है, अब आप समझेंगे नहीं कि मिलिट्री से क्या मतलब है यहाँ पे, तो अभी हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, रैंक एंड सैलरी वर डिटरमाइंड बाय अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड जात। अब देखो, जिसकी जितनी ज़्यादा सैलरी होगी, जितना ज़्यादा पोजीशन हाई होगा, उसके पास जात भी उतने ही ज़्यादा होंगे। अब आप बोलेंगे मैडम ये जात क्या होता है, तो अभी बता देते हैं कि क्या होता है। द हायर द जात द मोर प्रेस्टिजियस वाज द नोबल। मतलब जितनी ज़्यादा जात होगी उतना ही उसकी पोजीशन हाई होगी कोर्ट में। ठीक है, और उसकी सैलरी भी उतनी ही लार्ज होगी। द मनसबदार मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिक्वायर हिम टू मेंटेन अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सवार और कैलवरी मैन। अब देखो जो मनसबदार होते हैं इनका पता है क्या काम होता था? इनका ये काम होता था कि ये अपने एरिया में रह के ही काम करेंगे, लेकिन किसके अंडर में काम करेंगे? मुगल एम्पायर के जो किंग है, मेन किंग है, उनके अंडर में रह के काम करेंगे। ठीक है, और ये क्या करेंगे? और ये लोग कुछ स्पेसिफिक नंबर की ना
अपने पास ना वो बना के रखेंगे, क्या बना के रखेंगे, मिलिट्री की संख्या बना के रखेंगे, मिलिट्री पावर बना के रखेंगे। माने बोलो कि कोई एक बंदा है, वो मुगल एम्पायर का मनसबदार है, तो उसको राजा ने बोला कि तुम 500 लोगों की सेना अपने पास रखोगे, या तुम 1000 लोगों की सेना अपने पास रखोगे, 5000 की रखोगे, ठीक है। जिसकी ज़्यादा रैंक होगी उससे ज़्यादा उम्मीद की जाएगी कि उसके पास जो मिलिट्री है वो ज़्यादा नंबर पे हो, ज़्यादा बड़ी हो। अब मिलिट्री कैसे काउंट होती थी, अब देखो मिलिट्री ऐसे काउंट होती थी। मिलिट्री में क्या कौन आते थे, आपके सवार आते थे और कैवलरी मैन आते थे। कैवलरी मैन मतलब होते हैं जो घुड़सवार होते हैं, घोड़े में बैठ के जो लड़ते हैं ना, ये जैसे ये बंदा है, ये जो है घोड़े में बैठे हुए, ये होते हैं कैवलरी मैन, ठीक है, ये है ना, ये आपके कैवलरी मैन होते हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा मनसबदार होगा, जितने बड़ा मनसबदार होगा उसके पास कैवलरी भी उतनी ज़्यादा होंगी, मिलिट्री भी उतनी ज़्यादा ही होंगी, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा कि किसके पास कितनी कैवलरी है, तो देखो द मनसबदार ब्रॉट हिज कैवलरी मैन फॉर रिव्यू। अब वो राजा को दिखाने के लिए लेकर आते हैं कि राजा जी देखो मेरे पास तो इतने घुड़सवार हैं, ठीक है। और फिर क्या राजा जी क्या करते थे, अपने किसी बंदे को नियुक्त कर रखा था और बोलते थे कि इनके पास जितने भी घोड़े हैं उन्हें काउंट करो, देखो कि घोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं कि नहीं है, कहीं दुबले पतले अगर घोड़े लेके रखे हुए हैं सिर्फ बढ़ाने के लिए कि हाँ भाई इतनी बड़ी सेना, तो मेरे तो नुकसान है ना। मान लो मैं युद्ध में जाऊंगा तो दुबले पतले घोड़े लेकर आएगा वो, मैं तो फिर हार जाऊंगा, ठीक है। तो मनसबदार अपने घोड़े लेकर आता था, फिर घोड़े जो होते थे ना उनकी जांच होती थी कि वो सही तो हैं, और अगर लगता था कि हाँ ये घोड़े सही हैं तो फिर उनको दाग दिया जाता था। मतलब उनको ना एक जैसे वो होती थी मोहर होती है, वो मोहर लगा दी जाती थी कि हाँ भाई ये राजा के लिए काम करने वाली मिलिट्री का घोड़ा है, ठीक है। नोबल विद अ जाट ऑफ 500 वर रैंक हायर देन द दोज हु हैव 1000। अब देखो जिसके पास एक तरीके से जात जो है ना वो उनकी सैलरी है, ठीक है। जात घुड़सवारों की संख्या भी होती है, ओके। तो जिसके पास जितनी ज़्यादा जात होगी मनसबदार की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखो कई बार क्या होता है, मनसबदार कई बार अपनी जो पेमेंट होती है पैसों के रूप में प्राप्त करते हैं। कई बार राजा क्या करता है ना, जो बड़े बड़े मनसबदार होते हैं उनको बोलता है कि चलो अब मैं तुम्हारे को क्या पेमेंट दूँ, तुम लोग मेरी तरफ से एक ज़मीन अपने पास रख लो, ठीक है, और यहाँ से जितना भी टैक्स वगैरह होगा वो कलेक्ट करो, और फिर तुम वो टैक्स कलेक्ट करके मुझे दे देना। अपना जितना भी सेना का खर्चा होगा वो तुम खुद रख लेना, अपना थोड़ा सा प्रॉफिट होगा वो तुम खुद रख लेना, जो एक्स्ट्रा बचता है वो मेरे राजकोष में भिजवा देना, रेवेन्यू में भिजवा देना, ठीक है। तो मनसबदार रिसीव देयर सैलरीज एज अ रेवेन्यू असाइंड कॉल जागीर्स विच वर समवट लाइक इक्तास, ठीक है। जो उनको जमीन मिलती थी उसको बोलते थे जागीर, और ये इक्तास की तरह होती थी, ठीक है। लेकिन इक्ता की मुक्ति की तरह मतलब अनलाइक मुक्ति से अलग क्या होता था, मुक्ति में क्या होता था कि जिसको मुक्ति दी जाती थी मतलब फ्री का लैंड दिया जाता था उसको वहां पर रहना पड़ता था बंदे को। लेकिन मनसबदारों के लिए ऐसा जरूरी नहीं था। मान लो उसको कोई जमीन दे दी तो वो पता क्या करेगा, वो बंदा रहेगा शहर में जाके, और एक और अपने बीच में एक मीडिएटर जो है उसको नियुक्त कर देगा, बोलेगा तुम जाके मेरी तरफ से जो है टैक्स कलेक्ट करो, तुम्हारे को पेमेंट मैं दूंगा। समझ रहे हो, खुद तो शहर में रहता था और किसी और तीसरे बंदे को बोलता था कि तुम मेरे बदले में जाके वहां से टैक्स कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही समझाया हुआ है। अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पे। व्हाट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन द मनसबदार एंड जागीर। तो मनसबदार तो वो होते थे जो राजा के लिए काम करते थे, और जब मनसबदारों को पेमेंट के रूप में उनको एक जमीन का टुकड़ा दे दिया जाता था तो वो उनकी जागीर कहलाता था, ठीक है। यही मैंने आपको आंसर में लिख के दिया है। द टर्म मनसबदार रेफर टू एन इंडिविजुअल हु होल्ड अ मनसब, मतलब मनसबदार उस बंदे के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसके पास एक मनसब होती थी, और मनसब क्या दिखाता था, उस इंसान की रैंक, ठीक है। It was a grading system used by the Mughals to fix rank, salary and military responsibilities, ठीक है। मनसबदार receive their salaries as a revenue assignment called जागीर। अब मनसबदार जो अपनी सैलरीज हैं वो जागीर के रूप में जो है इकट्ठा करते थे, जो कि इक्तास की तरह ही होती थी, ओके। इक्ता भी एक तरीके की लैंड ही होती थी, ओके। Why was it important for the Mughals to रिक्रूट का मतलब होता है नियुक्त करना, नौकरी पे रखना, मनसबदार फ्रॉम अ डाइवर्स बैकग्राउंड। पहले क्या होता था, मैंने आपको बताया ना कि पहले जब मुगल एम्पायर के लोग आते हैं तो वो लोग सिर्फ तुरानी लोगों को ही अपॉइंट करते हैं, लेकिन बाद में उन्होंने अलग अलग इलाके के लोगों को जो है कि तुरानीज़ को रखा, ईरानीज़ को रखा, इंडियन मुस्लिम्स को रखा, मराठास को रखा। क्यों रखा, क्योंकि जब वो अपना किंगडम एक्सपैंड कर रहे हैं, अलग अलग एरियाज़ को अपने कैप्चर में ले रहे हैं, अपने अंडर में ले रहे हैं, तो वहाँ के एरिया के लोगों को भी तो बनाएंगे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय। क्यों बनाएंगे, ताकि उन्हें ये ना लगे कि यार हमसे हमारी ज़मीन छीन ली और साथ में हमारे को नौकरी भी नहीं दी, ठीक है। तो एक टाइम बाद आके वो क्या करेंगे, राजा को भरा बुला कहें, क्या बोलते हैं, बुरा भला कहेंगे, सॉरी बुरा भला कहेंगे और बोलेंगे बेकार राजा है। तो राजा ने कहा इनको खुश करने के लिए थोड़ी सी जमीन इनको भी दे देते हैं हम, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका इफ जाट डिटरमाइंड अ मनसबदार्स रैंक एंड सैलरी व्हाट डिड सवार इंडिकेट। अगर जाट जो है वो मनसबदार की रैंक को डिसाइड करता है और उसकी सैलरी को डिसाइड करता है तो सवार क्या दिखाता है, तो इफ जाट डिटरमाइंड अ मनसबदार रैंक एंड सैलरी सवार इंडिकेट इट्स नंबर ऑफ कैवलरी मैन। देखो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मनसबदार जो होता था उसको जो अपनी पेमेंट मिलती थी, पैसा जो मिलता था उसको क्या बोलते थे, उसको बोलते थे जात, ठीक है। और जितने नंबर में उसको घोड़े वगैरह घुड़सवार रखने पड़ते थे कैवलरी मैन, उसको बोलते थे आपका सवार, ठीक है। तो जात और सवार दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें हैं। जात में आपकी पैसा सैलरी आ जाएगी और सवार में आपके नंबर ऑफ कैवलरी मैन आ जाएंगे, मतलब कितने घुड़सवार हैं आपके पास, ठीक है। तो बस आपको ये स्टोरी जैसी आपकी वर्कशीट अच्छी लगी होगी, है ना। मैंने अच्छे से समझाया आपको। अगर कोई डाउट है तो आप फिर भी मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट कोई बात नहीं, आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।